सन 618 विंध्या के पहाड़ी जंगलों में कुछ हलचल सी हो रही थी। नर्मदा की उत्तरी ओर हजारों व लाखों सैनिक विश्राम कर रहे थे। वहीं नर्मदा की दक्षिणी दिशा में दूसरी सेना युद्ध की योजना बना रही थी। युद्धक हाथी व घोड़ों की गूंजें मीलों दूर तक महसूस की जा सकती थी। दो भावी व युवा सम्राट अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए उत्तेजित थे। यह दो युवा सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय थे। छठी शताब्दी का भारत अनंत युद्धों में उलझा हुआ था। गुप्त साम्राज्य के विध्वंस के पश्चात युद्धरत राज्यों का समय प्रारंभ हो चुका था। जहां उत्तरी मैदान समृद्ध व शक्तिशाली थे, तो वहीं दक्खन निरंतर संघर्ष का क्षेत्र बन गया, जहां छापेमारी तथा लूटपाट दिन प्रतिदिन होते रहे। इस दौरान थानेश्वर उत्तरी भारत पुष्यभूति राजवंश के राजा प्रभाकर वर्धन की थी। उन्होंने अपने युद्ध कौशल व आक्रामकता की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा, गुजरात, सिंध और गांधार पर वह विजय प्राप्त कर चुके थे, परंतु उनकी मृत्यु सन 606 के अंतराल में हुई। और उसके बाद पुष्यभूति की राजगद्दी उनके ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन की हुई। राजवर्धन के पश्चात हर्षा के कंधों पर उत्तरदायित्व था संपूर्ण उत्तर भारत का। थानेश्वर के दक्षिणी दिशा में पहाड़ी मैदानों की भूमि को दक्खन कहा जाता था। दक्खन के हालात सूखी व रेतीली नदियां बयां कर रही थी, जहां खाने व खेती की खपत बहुत कम थी। पूरे दक्खन में गृह युद्ध व सत्ता का संघर्ष चल रहा था। इन्हीं परिस्थितियों के बीच चल्क समाज के मुखिया पुलकेशिन ने मलाप्रभा घाटी का नियंत्रण संभाला। पुलकेशिन ने वतापी को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और इसी के साथ उसने चालुक्य राज की स्थापना की। स्थानीय लोग व छोटे कबीलों के सरदार सेना में शामिल होते गए। राज्य की स्थापना अभी हुई ही थी कि राजा की मृत्यु सन 566 में हो गई। इसके बाद चालुक्य राजगद्दी उनके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की हुई और कीर्तिवर्मन के बेटे का नाम एरेय पड़ा, जो बाद में जाकर पुलकेशिन द्वितीय से जाना गया। छठी शताब्दी के अंतराल तक दो बड़े व भावी राज्य भारत में स्थापित हो चुके थे। उत्तर भारत में वर्धन राज्य, जिन्हें पुष्यभूति भी कहा जाता था, और दक्खन में चल्क समाज से निकला चालुक्य राज्य, जो दक्षिण में सबसे ज्यादा ताकतवर था। दोनों ही राज्यों की कहानियों में अब एक नया मोड़ आने वाला था। हर्षा के पिता की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हुई और उनकी बहन राजश्री की शादी मुखारी राजवंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ तय हुई। परंतु कुछ साल बाद मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मन पर आक्रमण बोल दिया और उनकी हत्या के पश्चात राजश्री को कैदी बना लिया। यह देख राज्यवर्धन ने देवगुप्त के विरुद्ध हमले का निर्णय लिया और युद्ध के बाद उन्होंने मालवा पर विजय स्थापित की। इन सब के बीच शशांक गौड़ राजवंश के राजा ने मगध में प्रवेश किया और मालवा के साथ हाथ मिलाकर राज्यवर्धन की छल से हत्या कर दी। हर्षवर्धन के पास अब एक बड़ी चुनौती थी, अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेना और राजश्री को बचाना। अपने बड़े भाई की हत्या की खबर सुनते ही हर्षा ने विश्वासघाती राजा के खिलाफ कूच करने का संकल्प लिया, परंतु यह अभियान अनिर्णायक रहा और कुछ समय के बाद वह पीछे हट गया। हर्षा 16 वर्ष की आयु में
सिंहासन पर बैठा। हर्षा ने पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के छोटे गणराज्यों को एकजुट किया और उनके प्रतिनिधियों ने सन 606 में एक सभा में उन्हें महाराजा की उपाधि देते हुए राजा का ताज पहनाया। हर्षा ने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसने पूरे उत्तरी भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। शांति और समृद्धि ने उनके दरबार को महान करियता का केंद्र बना दिया। दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और धार्मिक आगंतुकों को आकर्षित किया। यहाँ तक कि चीनी यात्री हुएन सांग ने हर्षा के दरबार का दौरा किया और उनके न्याय और उदारता की प्रशंसा करते हुए उनके दरबार में एक बहुत ही अनुकूल लेख लिखा। इरेया का भाग्य भी हर्षा के समान था। इरेया ने अपने पिता के अधीन सेना का नेतृत्व करना व लड़ना सीखा और उनके पिता ने चालुक्य साम्राज्य को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विकसित कर दिया, जिसका मुख्य क्षेत्र 240 किलोमीटर के दायरे में फैल चुका था। लेकिन सन 597 में राजा की अचानक मृत्यु हो गई। चालुक्यों के लिए यह महत्वपूर्ण क्षण था और एक युवा राजा पुराने सरदारों की अधीनता की मांग करने में सक्षम नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में मृत राजा कीर्तिवर्मन के सौतेले भाई मंगलेशा ने सिंहासन हथिया लिया और इरेया के परिवार को सभा से निष्कासित कर दिया गया। नए चालुक्य राजा ने इरेया को एक शक्ति केंद्र के रूप में देखा जो भविष्य में उसके और उसके परिवार का विरोध कर सकता था। इस प्रकार इरेया को वातापी से भागना पड़ा। इरेया ने प्रमुख सरदारों से समर्थन मांगा और पूरे दक्खन की यात्रा करनी शुरू की। उसे हर जगह यात्रा करने की जरूरत थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। उसने लड़ना, चापलूसी करना और दूसरों को अपनी तरफ राजी करना सीखा। जल्द ही कई समर्थक इकट्ठा हो गए और खुला विद्रोह छिड़ गया। उसने पराजित चालुक्य सैनिकों को सोने व आभूषण प्रस्तुत किए। इस तरह नए सैनिक व जागीरदार उसकी सेना में शामिल होते गए। सन 609 में इरेया और मंगलेशा का युद्ध नदानुरू नामक गांव के पास हुआ और घंटों के बाद इरेया विजय प्राप्त कर चुका था। मंगलेश को हराकर इरेया ने पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि ली और राज्याभिषेक के बाद उसने मुख्य चालुक्य क्षेत्रों पर अपना शासन लागू कर दिया। पुलकेशिन ने अब अपना पूरा ध्यान साम्राज्य की बड़ी चुनौतियों को बहाल करने की ओर लगाया, जिसमें उसके परिवार के पुराने दुश्मन थे कदंबा। चालुक्य सेनाओं ने कदंबा की राजधानी बनावासी को हर दिशा से घेर लिया और किले के भीतर नाकाबंदी कर खाने और जल की आपूर्ति को रोक दिया। कदंबा के राजा ने जल्द ही हथियार डाल दिए और पुलकेशिन की एक और जीत हुई। इस अभियान में जिन लोगों ने उसकी सहायता की उन सभी को पुरस्कृत किया गया। यह साफ दिख रहा था कि जो चालुक्यों का पक्ष लेता उन्हें शानदार तरीके से पुरस्कृत किया जाता और जो उनके खिलाफ जाता उसे नष्ट कर दिया जाता। यह देखते हुए गंगा राज्य ने अपनी राजकुमारी का विवाह पुलकेशिन से करा दिया, जो दोनों राज्यों की शांति और राजनीतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण था। एक नई दक्कन महाशक्ति उभर रही थी और इसी के साथ पुलकेशिन की अभिलाषा भी बढ़ रही थी। उसने अपना मुख कोंकण तट की तरफ मोड़ा, जो एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र था और दुनिया के बड़े साम्राज्य जैसे बाइजेंटीन, रोमन, चीन और सासानी राजवंश के साथ व्यापार चलता था। पुलकेशिन ने कठिन लड़ाई कर इस तट को हासिल कर लिया, पर वह संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर खंबत की खाड़ी पर पड़ी, जो गुजरात में था और जिसके सामने कोंकण भी कुछ नहीं था। पर वह अकेला नहीं था जो गुजरात पर शासन करना चाहता था। सन 618 तक पुलकेशिन ने अधिकतर दक्कन को अपने अधीन कर लिया और अब गुजरात में भी उसने अपना बल दिखाना शुरू कर दिया था। हर्षवर्धन को सिंहासन पर बैठे 12 साल हो गए थे और इस अंतराल में उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया, जिसमें लगभग 6000 युद्ध हाथी, 1 लाख पैदल सेना और 30,000 घुड़सवार थे। उसे पुलकेशिन को उसकी जगह दिखाने का अच्छा मौका मिल गया था और इसी के साथ उसने कन्नौज से अपनी सेना के साथ कूच करने का निर्णय लिया। उत्तर भारत से आ रही विशाल सेना की खबर मिलते ही पुलकेशिन ने युद्ध की घोषणा कर दी।
और अपनी सेना के साथ चालुक्य राजधानी से निकल गया। दोनों ही सेनाएं नर्मदा के पास जाकर मिली। पुलकेशिन की सेना हर्षवर्धन से छोटी थी। अगर वह हर्षा के साथ खुले मैदान में युद्ध करता तो उसकी पराजय पक्की थी। परंतु पुलकेशिन को दंड देने के इरादे से हर्षवर्धन ने नर्मदा पार कर ली और वह विंध्या के तलहटी इलाकों में आ गया, जिस क्षेत्र की सूचना पुलकेशिन के पास पहले से थी। चालुक्य सैनिक इसी बात का फायदा उठाते और घात लगाकर हर्षा की सेना पर वार करते। दोनों सेनाओं का कई बार आमना सामना हुआ, जिसमें नुकसान हर्षवर्धन के सैनिकों को उठाना पड़ा। हर्षवर्धन समझ गया था कि दक्कन को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश करना अपनी सेना की बलि देने के लिए योग्य नहीं था। हर्षा ने पुलकेशिन के साथ शांति स्थापित करने के लिए नर्मदा को दोनों राज्यों की सीमा घोषित कर दिया और अपनी सेना के साथ वह कन्नौज वापस लौट गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी दक्कन शक्ति ने एक अपराजित उत्तरी भारत के राज्य को हराया था। इसी तरह पुलकेशिन द्वितीय ने महाराज धीराज की उपाधि ली और पूरे दक्कन पर अपना शासन स्थापित कर दिया।